वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सबसे मजे की बात यह है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आ रहा है। वेब थ्री की दुनिया एक शुरुआत थी कि वेब थ्री के बारे में आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे, थोड़ी बहुत डिस्कशंस करेंगे, देखेंगे कैसे बनता है। कुछ ऐसा सेट फॉर्मेट तो था नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमें हफ्ते में 2 बार करना है, 1 बार करना है। फिर हमें ये भी नहीं पता था कि हमें अपडेट्स के साथ अलग एक प्रोग्राम करना है और टेक्निकल्स को अलग करना है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें इवॉल्व होती रहीं। आज प्रोग्राम का करीब 22वाँ एपिसोड है और 650 घंटा जो है लोग इस प्रोग्राम को देख चुके हैं। मतलब ये जो सीरीज़ है, इसको 2500 लोग 22 वीडियो को देख चुके हैं, 650 घंटा लोग अपना इस पे लगा चुके हैं। 650 आवर्स बहुत होते हैं। 2500 लोगों का 22 वीडियो को एक साथ देखना बहुत होता है। आई थिंक ये प्रोग्राम जब भी इंडिया के अंदर क्रिप्टो की हिस्ट्री लिखी जाएगी और उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि किस-किस तरीके से वेब 3 के अंदर किन-किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो हमें लगता है कि छोटा-सा कंट्रीब्यूशन में हमारा भी नाम होगा। और यही हम लोगों की एक विज़न है, यही हम लोगों की एक एक्साइटमेंट है जो हमें एक्साइटेड करती है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, मंडे और थर्सडे आपके सामने आ जाते हैं। और जिस दिन नहीं आ पाते वाक़ई उस दिन बहुत बड़ी मजबूरी होती होगी, समझिए आप। मतलब अदरवाइज़ तो शायद हम मंडे थर्सडे को अब तो पर्सनल प्लान्स भी इस तरीके से बनाते हैं। जैसे मैं अभी बाहर गया हुआ था, तो मैं मंडे गया और मैंने कहा नहीं, मुझे बुधवार तक पहुँचना है क्योंकि गुरुवार को आपके सामने आना होता है। तो विद दिस थॉट आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग वेब3 की दुनिया को इतना प्यार कर रहे हैं, ट्विटर पे आप लोग शेयर कर रहे हैं कंटेंट, और ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार जताते रहिए। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज पार्ट 2 है। बेसिकली ज़ीके रोलअप्स को हमने पहले समझा था, पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है। तो पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। फिर इस पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको एक कंसोलिडेटेड एक व्यू बनेगा, समझ में आएगा। ज़ीके रोलअप इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है कि आज शाम को ही मैंने प्रणव के साथ एक शेयर किया जिसके अंदर यहाँ तक सोचा जा रहा है कि कैसे ज़ीके रोलअप्स को यूज़ करते हुए बिटकॉइन को भी स्केलेबल बनाया जा सकता है। अब इसकी ये तो मतलब फिनोमिनल एक अपडेट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो जाएगा, नहीं। लेकिन एट लीस्ट अगर ये सोचा जा रहा है कि ज़ीके रोलअप शायद वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू शायद, पक्का नहीं है, लेकिन शायद इसके अंदर एक उम्मीद जताई जा रही है कि बिटकॉइन तक को आप स्केलेबल बना सकते हो। तो इथेरियम तो और ये सब तो हो ही सकता है पॉसिबल। प्रणव, हाउ आर यू? वेरी नाइस। जो आपका पिछला वीडियो था जो हमने मंडे को शूट किया था उससे बहुत लोगों की आत्मा तृप्त हो गई। सबको समझ आया क्या होता है ना, जो भी चीजें जीवन में सत्य होती हैं, जो सच होती हैं, दे हैव ओनली डिराइव्ड देयर वैल्यू फ्रॉम यूनिवर्सल ट्रुथ्स, राइट। और आपने जो यूनिवर्सल ट्रुथ बताया था एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एपिसोड, जो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा सबको देखने के लिए, उससे सब लोगों का, आई डोंट थिंक एनीबडी, इवन सतोशी नाकामोटो और द बिग पीपल इन बिटकॉइन राइट नाउ हु आर नोन इन द वर्ल्ड, जो कि अपने सिग्नल बताते रहते हैं हर दिन गलत सलत उन्होंने भी सोचा होगा, राइट। It's always a narrative game that actually plays out and makes Bitcoin more valuable. Bitcoin is nothing without its community. Crypto is nothing without its community. Web3 में सबसे major role after technical is always a community manager. आप हमेशा देखोगे कोई भी डाओ बना रहा है, कोई भी कुछ भी बना रहा है, तो हमेशा एक कम्युनिटी मैनेजर वो रखता है और एक पूरी अच्छे से वो इंसेंटिवाइज कम्युनिटी बनाता है ऑल द टाइम। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंसेंटिवाइज कम्युनिटी नहीं बनेगी, कम्युनिटी वो नहीं बनाएंगे, बिकॉज वेब थ्री ओनली एग्जिस्ट इफ द कम्युनिटी इज गुड एंड इज इन सीकिंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि बोर्ड में अगर 10 लोग बैठ गए और एक डिसीजन ले रहे हैं। इट इज अ कम्युनिटी दैट टुगेदर टेक्स अ डिसीजन। अब अगर कम्युनिटी की थिंकिंग सही होगी तो फिर एक अच्छा प्रोडक्ट बन पाएगा। अगर कम्युनिटी यही सोच रही है कि अपना फायदा कर लो, कुछ पैसे कमा के भाग लो एंड थिंग्स लाइक दैट, देन द प्रोजेक्ट एंड द कम्युनिटी विल नॉट ग्रो। सो मैं ये मानता हूं कि बिटकॉइन की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है उसका सबसे बड़ा बयान दिया गया था मंडे को। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू चेक दैट आउट। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट काशिफ भाई और रिक्वेस्ट हिम
सजेस्ट तो अब क्या करें हम इनको, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू मेक अ ट्विटर लाइक होल ट्वीट अबाउट इट, कि मतलब कैसे वो यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर बिटकॉइन का वो चीज। आई वुड रियली सजेस्ट दैट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक और यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो अभी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बट इवेंचुअली इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट एग्जिस्टेड इन 1980s। आप क्रिप्टो की ब्यूटी देखिए, 1980 से वो टेक्नोलॉजी चली आ रही है। कितनी सारी वेब टू कम्युनिटीज और कंपनीज और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े टेक्नो फ्रीक्स, गूगल और फेसबुक वाले लोगों ने जीरो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। बट 4 साल के अंदर वेब 3 कम्युनिटी ने जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी को, जीके स्टार्क एक नया एक और बना दिया, और जीके स्नार्क को इम्प्लीमेंट करके आपके सामने रख दिया। You can see the amount of talent that is existing in Web3 that has never happened. और क्यों Web3 के अंदर ये वाली चीजें हो पा रही हैं? It is because of its capability, जो मैं हमेशा बताता हूँ, it is because of its capability to fund the public good. It is because of its capability to take green pill, राइट? तो ये जो जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी है उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत लोगों ने कोशिश की करने की, बैंक्स ने करने की कोशिश की कि हम यूजर का डेटा नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी की मदद से ये फाइंड कर लेते हैं कि हमको कितना लोन दे सकते हैं उसको। बट बैंक ऑफ बर्कलेज वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन मेकिंग दैट हैपन। और भी न्यूक्लियर वेपन्स और गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी को यूज करने की कोशिश की गई कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी के तहत सारी जो देश हैं दुनिया के, सबको न्यूक्लियरली डिसआर्म कर देते हैं यूजिंग जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी। बट इट वाज नॉट ऐसा बोलते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट डेलीगेट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, that technology not mature enough happen, और crypto वाले zero knowledge and rest is history. We प्रणव, have इंटरनेट already इंटरनेट made implementation इंटरनेट of zero. में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, स्क्रीन फ्रीज हो गई तुम्हारी। आप इफ यू कैन डिस्कनेक्ट एंड मे बी ज्वाइन अगेन। प्रणव के यहाँ पे कुछ इंटरनेट का इशू है, मेरे ख्याल से वो भी रिजॉल्व होता ही होगा। तब तक आप लोग, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे भी नहीं पता था इनफैक्ट कि जीके रोलअप जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जा सकता है। ये सोचा जा रहा है कि जीके रोलअप को बिटकॉइन को भी स्केलेबल बनाने में कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम जो ट्वीट्स हैं उसका थ्रेड मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिलहाल प्रणव इज बैक। हाँ प्रणव, ठीक है, कहाँ तक सब समझ आ गया ना, जहां तक मैंने बताया? आपकी आवाज आ रही थी, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, सो इट्स ओके। ठीक है, ठीक है, चलो, ऑल राइट। तो हमें समझ आ गया कि जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी जो है, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इवन द कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। और इथीरियम को स्केल करने में इट इज टोल्ड टू बी द लास्ट रिसोर्ट टू स्केल इथीरियम। ठीक है, इथीरियम फिर से एक 2 सेकंड में हम डिस्कस करते हैं फटाफट। इथीरियम 1.0 आया, लोगों को समझ आया इट इज द इंटरनेट ऑफ द फ्यूचर, इसको स्केल करना पड़ेगा, इट हैज टू बी हेवियर देन वीजा एंड मास्टर कार्ड। उसके बाद इथीरियम 2.0 प्रपोज किया गया। ठीक है, फिर इथीरियम 2.2 में शार्डिंग को बोला गया दैट इट विल डू एग्जीक्यूशन एज वेल एज डेटा अवेलेबिलिटी, बट इवेंचुअली द कम्युनिटी केम टू एग्जिस्टेंस दैट came to a conclusion that Ethereum 2.0 will not be able to execute its transactions, so that's why we need shadow chains और rollups, and जो data availability वो हम शार्डिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन जो रोलअप्स हैं उसके लिए हमारे पास 2 तरह के रोलअप्स आए। सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स आए जिसके ऊपर ऑप्टिमिज्म टीम एंड आर्बिट्रम टीम ने काम किया, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और सेकंड, जीरो नॉलेज रोलअप्स आए जिसको हम कह रहे थे, इवन विटालिक एंड द टू बिग ब्रेनर्स ऑफ क्रिप्टो कम्युनिटी, वो ये कह रही थी दैट इट विल टेक टाइम एंड दैट्स व्हाई ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स इज द इंटरिम सॉल्यूशन। बट एज यू नो राइट, इन क्रिप्टो मंथ्स हैपन इन वीक्स, ऐसा हमेशा कहा जाता है। एक दिन में इतना काम कर लेता है क्रिप्टो कम्युनिटी जितना पूरी टेक इंडस्ट्री एक महीने में या एक साल में करती होगी, बिकॉज ऑफ देयर ऑल द बिग पाइपलाइन दैट दे आर वर्किंग ऑन। ठीक है, एंड इसीलिए वी ऑलरेडी हैड द जीरो नॉलेज जीके
प्रूफ्स एंड लाइक उसका डिफरेंट डिफरेंट वर्जनिंग आने लग गया, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी सबसे पहले शेयर स्क्रीन करके आपको बता देता हूं जो हमने अभी तक जीरो नॉलेज ऑफ प्रूफ्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जीके प्रूफ के बारे में पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी होता क्या है जिससे ये जीके प्रूफ निकलता है। ठीक है, तो जरा सा रिकैप करा देता हूँ 5 मिनट के अंदर। आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, काशिफ इफ यू कैन। ठीक है, तो जीरो नॉलेज प्रूफ में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है L2 के ऊपर, जीके जो शैडो चेन है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, उसका जो भी 100 ट्रांजैक्शन है उनको मिला के एक एक रूट बनाया जाता है। ठीक है, वो जो रूट होता है वो बनाया जाता है जीरो नॉलेज प्रूफ को लगा के। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, वैसे तो उस इक्वेशन के अंदर और भी चीजें डाली जाती हैं, पर अभी फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन से जो भी जीरो नॉलेज इक्वेशन है, जीरो नॉलेज इक्वेशन है, उसके अंदर हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को डालते हैं। ठीक है, और एक प्रूफ को निकालते हैं, और ये जो प्रूफ है वो हम इथीरियम के ऊपर डाल देते हैं, है ना। वो प्रूफ हम इथीरियम के ऊपर डाल देते हैं, एंड देन इथीरियम का जो स्टेट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स। इसमें क्या होता है दैट इट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक्स वेदर दिस स्टेट दिस प्रूफ इज गुड इनफ और नॉट, है ना। Once it confirms that the proof is good enough, it includes that in the state manager contract, and the 100 transactions are validated and have the security of Ethereum after that. ठीक है, ये 1 मिनट में आपको मैंने बेसिक्स बता दिया व्हाट इज जीरो जीके प्रूफ एंड जीरो नॉलेज जीके रोलअप्स, जिससे होता है। अब मेन बात क्या है, जीरो नॉलेज इक्वेशन आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये ऐसी कैसी अद्भुत टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो प्रूफ कर रहा है उसको ट्रांजैक्शंस को भी देखने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ प्रूफ देखे, उसने सिर्फ और सिर्फ प्रूफ देखा कि प्रूफ सही है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन सही है। उसको पता भी नहीं चलने की कोशिश, उसकी पता भी करना नहीं पड़ेगा कि ट्रांजैक्शंस है कैसे हैं, किसने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया, कुछ भी पता नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ प्रूफ को देख के वो वेरीफाई कर सकता है वेदर थिंग्स आर करेक्ट और रॉन्ग। समझ गए? दिस इज द कोर क्रक्स ऑफ जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी, और उसी के बारे में हम आज और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, व्हाट इज जीरो नॉलेज टेक, व्हाट इज जीके टेक? जीके टेक इज फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको सबसे पहले बताई वो ये है दैट इन जीके टेक अपने नॉलेज में एक बार जो तुमने एक बार पिछली साइड पे जाओगे, जो इससे पिछले वाली, हाँ। सो बेसिकली प्रणव, हाँ बस ये जी के रोल अप बेसिकली प्रणव ये बता रहा है, इसको इस तरीके से समझिए। मैं 1 मिनट के लिए फैक्ट्री में चला गया था जब प्रणव बता रहा था। फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा माल बनता है और वो बॉक्सेस के अंदर पैक होता है, और उस पर्टिकुलर असेंबली लाइन होती है ना, मतलब जैसे पर्टिकुलर आज एक तारीख है और 4 बजे से 7 बजे के बीच में एक प्रोडक्शन हो रही है 3 घंटे के अंदर। वो 3 घंटे में जो भी प्रोडक्शन है उसको एक बैच नंबर दिया जाता है, ठीक है, और उनको अलग अलग बॉक्सेस में भरा जाता है, लेकिन सबका बैच नंबर एक होता है, ठीक है। और वो जो बैच नंबर होता है वो यूनिक होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। वो जो उस उतने टाइम के बीच में जो स्टॉक पैदा हुआ वो ये बताया जा सकता है कि इस बैच नंबर में 800 डब्बे निकले, और 800 डब्बे राम कुमार यादव और श्री राम उस लाइन पे थे, और इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, ये खर्च हुआ। उस बैच नंबर से बहुत सारी डिटेल निकाली जा सकती है उस पर्टिकुलर स्टॉक को, जो वो स्टॉक मैन्युफैक्चर हुआ। तो अगर मुझे ये देखना है कि डब्बे में क्या क्या है, डब्बे की टेम्परेचर क्या था, डब्बों की फीचर क्या है, डब्बे के अंदर माल कौन सा है, मुझे डब्बा नहीं खोलना, मुझे वो बैच नंबर से उस पर्टिकुलर स्टॉक की उतने देर की जो स्टॉक पैदा हुआ है वो सारा स्टॉक उस बैच नंबर से पता लग जाएगा। तो बेसिकली ये वो बैच नंबर यहां पे प्रूफ है। अब ये प्रूफ जो है ये आगे जाके जब वेरीफाई होता है तो इस प्रूफ से सारा काम हो जाता है, बैच नंबर से, रादर देन कि मैं एक एक डब्बे में कौन कौन सी मिठाई रखी, कौन कौन सा माल रखा है, मैं सारे डब्बे नहीं खोलने पड़ेंगे, मैं उस बैच नंबर से आइडेंटिफाई कर लूंगा। बिल्कुल, दिस इज द जीके टेक
एंड दिस इज जीके प्रूफ। और जो बैच जनरेशन का वो है ना, जो काशिफ भाई बता रहे हैं कि डब्बे के ऊपर बैच नंबर लिखा होता है, जो वो नंबर लिखा होता है वो नंबर जनरेट करता है जीरो नॉलेज इक्वेशन, और वही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। जनरल प्रूफ्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस के लिए इजी होते हैं, क्यों होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। इतना डिटेल में तो कोई भी नहीं बताता है, मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर टू गेट कि भाई सबसे पहले इक्वेशंस क्यों आई, ठीक है, स्पेसिफिक एप्स क्यों बने, उसके बाद जनरल नॉलेज के ऊपर काम हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे डिप्लॉय हुए एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो पूरी टाइमलाइन समझेंगे, अभी बेसिक समझते हैं जीके टेक। जो इक्वेशन हम ट्रांजैक्शंस को मिला के जो हम इक्वेशन के अंदर डालते हैं और एक हमें स्टेट प्रूफ मिलता है, जो हमें प्रूफ मिलता है वो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है जीके टेक की? सबसे पहली बात यह है कि जो प्रूवर है, जो प्रूवर है ना, जो प्रूवर, प्रूवर कौन होता है? जो इक्वेशन, जो इक्वेशन के अंदर सारे ट्रांजैक्शन डालता है, T1 से लेके Tn तक सारे ट्रांजैक्शन डालता है और एक वेरीफाइड प्रूफ निकालता है, ठीक है। एक वेरीफाइड प्रूफ निकालता है। तो आप ये मान लीजिए कि जो प्रूवर है ना, जो यहाँ पे प्रूवर है हमारा, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी सारे ट्रांजैक्शन की, ठीक है। बट जो वेरीफायर है, जो वेरीफायर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ होगा, उसके पास ट्रांजैक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। प्रूवर के पास प्रूफ भी है, वेरीफाई वेरिफिकेशन, ये प्रूफ प्रूफ भी है और डेटा भी है ट्रांजैक्शंस का। वेरीफायर के पास या किसी के पास भी दुनिया में जिसको भी प्रूफ वेरीफाई करना है कि ये जितने ट्रांजैक्शन है वो सही है कि नहीं है, उसके पास प्रूफ तो है पर उसके पास डेटा नहीं है। समझ रहे हो? दिस इज वाई इट इज नोन एज जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी। जीरो नॉलेज, वेरीफायर के पास जीरो नॉलेज है इस डेटा की। ही डजेंट नो द डेटा, बट स्टिल ही कैन वेरीफाई दैट दिस डेटा इज करेक्ट। वाह, जीरो नॉलेज। मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मतलब मेरे पास डेटा की कोई नॉलेज नहीं है, स्टिल मैं वेरीफाई कर सकता हूं कि ये डेटा ठीक है। ये कितनी रिवोल्यूशनरी चीज है, आप इसको सोचो कि मैं बिना डेटा को देखे प्रूफ से, मतलब मैं सिर्फ प्रूफ देख के ये प्रूफ कर सकता हूं कि डेटा सही है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट यू कॉल जीरो नॉलेज प्रूफ। मतलब नॉलेज, जीरो नॉलेज है मुझे डेटा की, लेकिन स्टिल आई एम एबल टू प्रूव दैट दिस डेटा इज करेक्ट। वाओ। बिल्कुल, दिस इज व्हाट इट इज। अब हम समझेंगे कि जीरो नॉलेज प्रूफ बनता कैसे है, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। ये मैं बोलूंगा कि एकदम पॉज होके सुनना, मुश्किल है बहुत, ठीक है, समझाना भी। आज तुम जितनी आसानी से समझा रहे हो ना प्रणव, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लिटरली, जैसे जितनी आसानी से मैगी बनती है ना, मैगी जैसे बच्चा भी बना लेता है। जैसे सदाशिव हाड़े, ये सतीश बकवार, और ये जितने लोग सुन रहे हैं, ये जितने लोग जितनी आसानी से मैगी बना लेते हैं ना घर में, आज उतनी आसानी से तुम चीजों को समझा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी मेरी यही एक्चुअली क्या है ना, कि मैंने जहां से जीरो नॉलेज पढ़ा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जहां से भी पढ़ा है, जितनी भी जगहों से पढ़ा है, और मैंने सब जगहों को कंपाइल करके मैंने कोशिश की है कि मैं इजीली कोशिश कर सकूं आपको बताने की। बट अगर आप जीरो नॉलेज को समझने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा पता है क्या मिलेगा? ऐसे यहाँ पे आपको मिलेंगे एंड गेट, ठीक है। वो एंड गेट से और गेट बनता है, और गेट से नॉर गेट बनता है, एंड इवेंचुअली दे कम अप विद द सर्किट, जिससे पता चलता है कि वो प्रूफ जो है वो सही है कि गलत है। मैं वैसे करके आपको नहीं बताना चाहता, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वेरी मैथमेटिकल। इट रिक्वायर्स पॉलिनोमियल फंक्शन का आपको ज्ञान होना चाहिए वो समझने के लिए। मैं आपको एक एनालॉजी से बताऊंगा, मुझे भी ये वो एनालॉजी किसी ने बताई थी, दैट वाज वेरी गुड। और उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसको चैलेंज करेंगे, डीप एस्थेटिक्स में जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए दैट यहाँ पे देर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है, एंड देर इज सेकेंड पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है। बट मेन बात क्या है कि ये जो सेकंड बंदा है ही इज कलर ब्लाइंड, ठीक है। कलर ब्लाइंड क्या होता है? उसको समझ नहीं आता कलर क्या है, सब कुछ उसको ग्रे ही दिखता है, वो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में घूम रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके पास है एक रेड बॉल और एक
ब्लू बॉल, है ना, रेड बॉल है और ब्लू बॉल है। और ये जो प्रूवर है, ये जो प्रूवर है, इसको प्रूफ करना है, ही हैज टू प्रूव दिस कलर ब्लाइंड पर्सन दैट दीज टू बॉल्स, उसको ये नहीं बताना है कि एक बॉल का कलर रेड है और एक बॉल का कलर ब्लू है। ही हैज टू जस्ट प्रूफ दैट दैट द कलर ऑफ द बॉल्स इज डिफरेंट, है ना। ही जस्ट हैज टू प्रूव दैट द कलर ऑफ द बॉल्स इज डिफरेंट, ठीक है, बस ये प्रूफ करना है। तो ये क्या बोलेगा प्रूवर इसको, कि आप ऐसा करो कि ये दोनों बॉल्स रख लो, ये जो रेड बॉल है और ये जो ये वाली बॉल है, ये दोनों उसको दे देगा वो, ठीक है। तो ये रेड और ब्लू बॉल उसको दे दी, कलर ब्लाइंड पर्सन को। ये रेड है और ये ब्लू है, उसको तो दोनों ग्रे ही दिखेंगी, है ना। अब उसने क्या किया, ये दोनों बॉल को, उसको इसको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों बॉल अलग कलर की हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस प्रूवर ने बोला हमारे वेरीफायर को, कलर ब्लाइंड पर्सन को, कि यू जस्ट टेक दिस बॉल इन योर बैक, डोंट टेल मी व्हाट यू हैव डन, ठीक है। एक में रेड है, एक में ब्लू है। अब दो चॉइसेस हैं, या तो वो जो राइट हैंड में उसके पास रेड बॉल है, उसको वो ब्लू उसको वो इंटरचेंज कर ले पीछे ले जाके, या फिर वो नहीं करे, है ना। देर आर टू चॉइसेस, इधर ही कैन चेंज द हैंड्स ऑफ द रेड बॉल, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ में लग सकता है वो रेड बॉल, या फिर लेफ्ट हाथ मतलब या तो वो चेंज कर सकता है बॉल अपने हैंड से, मतलब जो राइट हाथ में रेड बॉल थी वो लेफ्ट हाथ में आ सकती है, और ब्लू बॉल जो लेफ्ट हाथ में थी वो राइट हाथ में जा सकती है, या फिर वो नहीं कर सकता है, ठीक है। उसने पीछे किया अपने हाथ, और दो चॉइसेस हैं उसके पास, या तो ही चेंजेस और ही डज नॉट, या तो ही चेंजेस द हैंड्स, ही चेंजेस द बॉल्स विद हिज हैंड्स, और ही डज नॉट, ठीक है। अगर अब क्या होगा वो दिखाएगा अपने उसमें, कि तुम ये बताओ प्रूवर भैया, ये बताओ कि क्या मैंने चेंज किया, हैव द बॉल्स चेंज देयर हैंड्स और हैव द बॉल्स नॉट चेंज देयर हैंड्स। इफ द बॉल्स हैव, तो क्या होगा कि जो ये प्रूवर है वो तो कलर ब्लाइंड नहीं है, ठीक है। वो रेड और ब्लू देख के बता देगा कि ये भैया पहले राइट हाथ में थी, ये लेफ्ट हाथ में थी, है ना। ये लेफ्ट हाथ में थी, ये राइट हाथ में थी। उसने चेंज किया होगा तो उसको पता चलेगा कि ये जो रेड बॉल जो राइट हाथ में थी और जो ब्लू बॉल लेफ्ट हाथ में थी, वो जो चेंज किया है, वो जब ब्लू बॉल राइट हाथ में आ गई तो उसको तो दिखेगा। तो ही कैन टेल वेदर द बॉल्स हैव चेंज्ड कलर और चेंज्ड हैंड्स और नॉट, है ना। सो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ही विल बी एबल टू गेस दैट द बॉल्स हैव चेंज हैंड, द आंसर इज वन, क्योंकि वो अंधा नहीं है, ना ही वो कलर ब्लाइंड है, तो उसको पता है। बट ये कलर ब्लाइंड आदमी के लिए, what is the probability that he can guess whether they have changed hands or not? The answer is 1 in 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से दोनों बॉल्स ग्रे ही हैं, ठीक है। अगर वो चेंज करता है कलर या फिर नहीं करता है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। बट ही इज एबल टू गेस करेक्टली वेदर दे हैव चेंज्ड हैंड्स और नॉट, इज 1 in 2, है ना। अब क्या होगा, वो फिर से बोलेगा कि अगेन, पहली बार तो ये जो नॉर्मल बंदा है, ऑब्वियसली बिकॉज ही कैन प्रूव राइट वेदर थिंग्स आर करेक्ट और नॉट, पहली बार उसने करेक्टली गेस कर लिया, है ना। फर्स्ट टाइम ही वाज वेरी मच करेक्ट, तो इसको एक ग्रीन टिक मिल जाता है। उसने बोला एक और बार अपने हाथ के पीछे ले जाओ रेड और ब्लू बॉल, उसके बाद चेंज करो या ना करो, जस्ट जो भी करना है तुम अपनी एक्टिविटी करो, एंड अगेन पुट द बॉल इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ठीक है। फिर वो ये वाला काम करेगा, फिर वापस जो प्रूवर है वो प्रूव कर पाएगा वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। बट अब कलर ब्लाइंड वाला जो आदमी है, उसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है दैट फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम दिस बॉल हैज नॉट चेंज हैंड्स, या फिर दिस ही इज एबल टू प्रेडिक्ट द करेक्ट आंसर। द आंसर इज 1 in 4। क्यों? क्योंकि पहले ही 1 in 2 था, अब एक और बार उसने सही कलेक्ट कर लिया 1 in 4, ठीक है। ऐसे कर करके ही विल कीप डूइंग दिस एक्टिविटी जब तक उसको भरोसा नहीं हो जाता है कि
ये प्रिडिक्ट कर पा रहा है वेदर बॉल्स आर वेदर आई हैव चेंज्ड माय हैंड्स विद द बॉल्स और आई हैव नॉट, बिकॉज द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। अगर दोनों ब्लू होती, ठीक है, अगर दोनों ब्लू होती, इसके पास भी आंखें हैं, ठीक है, और ये कलर ब्लाइंड भी नहीं है, दोनों अगर ब्लू होती और अगर उसने हाथ चेंज करा होता, तो क्या ये बंदा प्रेडिक्ट कर पाता कि लाइक वेदर दे हैव चेंज हैंड्स और नॉट? द आंसर इज नो। मे बी पहली बार कर पाता, मे बी कंसेक्यूटिवली दूसरी बार कर पाता, बट 10वीं बार तो चांस था कि वो नहीं कर पाता, है ना? राइट। एंड दैट इज वाई the he can prove, or the color blind person is convinced that the balls are of different color, and this is zero knowledge proof for you guys. Why? Because the color blind person, हमने क्या बात बताई थी सबसे पहले, जो प्रूवर है उसके पास ट्रांजैक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन है। हमारा जो नॉर्मल बंदा है, मे बी इसका नाम प्रणव है, हमारा जो नॉर्मल बंदा है उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि बॉल्स का कलर क्या है, रेड और ब्लू। बट जो वेरीफायर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसको ये पता करना है कि बॉल्स का कलर डिफरेंट है या सेम है, लाल है, पीला है, नीला है, काला है, इट डजेंट मैटर टू हिम, राइट? बट ही कैन, he just wants to prove that the balls are of different color, and for that he does this experiment of changing the hands or not changing the hands and asking questions to the prover कि बताओ मैंने चेंज किया कि नहीं किया, बताओ मैंने चेंज किया कि नहीं किया। एंड इवेंचुअली आफ्टर लेट्स से 20 राउंड्स, यानी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिवली गेसिंग वेदर इट इज वेदर लाइक ही हैज चेंज्ड हैंड्स और नॉट इज 2 की पावर -20, ठीक है, जब द प्रोबेबिलिटी इज 2 की पावर -20, तब ये बंदा कन्विंस हो जाता है कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, दैट द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। वरना 20 बार एक साथ तो तुम लाइक ये तो कसिनो रॉयल से भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इज जीरो नॉलेज प्रूफ फॉर यू गाइस, ZKP। ये इंटरैक्टिव है, नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है उसको भी समझेंगे, बट अभी समझ लो दैट देर इज अ प्रूवर जिसको रेड और ब्लू बॉल वाले के बारे में पता है, उसको वेरीफायर जो हमारा कलर ब्लाइंड बंदा है उसको बताना है दैट द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। व्हाट ही डज, ही टेल्स हिम कि तुम बॉल्स को हाथ चेंज करो या ना करो, मैं बता दूंगा कि तुमने चेंज किया कि नहीं किया, और एंड दे रिपीट द एक्टिविटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम until the color blind person is convinced दैट यस द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। वरना तुम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो बार बार कि ये मैंने हाथ चेंज किए या नहीं करे। एंड दैट इज जीरो नॉलेज प्रूफ। इसको पता भी नहीं है बॉल्स का कलर क्या है, ऑल ही नोज इज दैट बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, एंड दैट इज व्हाट इज वेरिफिकेशन। काशिफ, ये टफ है थोड़ा सा समझना, बट See, you have tried to explain it in a very, with a perfect analogy. लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो टेक बेसिकली क्या कर रही है, जो ये प्रोबेबिलिटीज है, क्योंकि हमें उस सोल्यूशन उस पे तो पहुंचना है ना, एक मैकेनिज्म पे, कि बिना डेटा को चेक किए जो वेरीफायर है इज एबल टू वेरीफाई कि जो ये इसका आउटकम है, जो ये डेटा है, ये ट्रू है, ये करेक्ट है। अब होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बेसिकली कि यहाँ पे वेरीफायर को एक, ये जरूरी नहीं है कि उसको एक एक डेटा को चेक करना है। ही इज एबल टू डू दैट बाय जस्ट सीइंग द प्रूफ, राइट, जिसे हम कहते हैं ना प्रूफ ऑफ वर्क। तो यहाँ पे वो जो हैश है, वो जो प्रूफ है, वो जो बैच नंबर है, आप इसको कुछ भी टर्म दे सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए। आप उसको देख के पूरा जो बैच है, जो पूरी बैच ऑफ ट्रांजेक्शन है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। राइट, दैट इज ये एनालॉजी के, और भी आप कुछ बताना चाहते हो इस एनालॉजी का कि कैसे जीरो नॉलेज है ये, या फिर कैसे लाइक ये बनता है? एक और बात, मेन बात क्या है? हाँ बताओ बताओ। नहीं, जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो दैट इज परफेक्ट। इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू इट अगेन, वी हैव एम्पल लॉट ऑफ टाइम। हाँ हाँ हाँ, बट मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि मैं सपोज काशिफ एक
मान लो मेरे पास एक ये है, ठीक है, व्हाइट कलर का, और ये है ग्रीन कलर का और रेड कलर का। ये मैं यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो जज मत करना। ये व्हाइट कलर का है और ये रेड कलर का है, ठीक है। और काशिफ ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड है, तो उनको दोनों ही ग्रे कलर के दिखेंगे। पर मेरे को उनको क्या प्रूफ करना है कि दीज आर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा काशिफ ये आप रख लो, ठीक है। काशिफ अपने हाथ में लेंगे, पीछे करेंगे और बोलेंगे बताओ इनने चेंज किया हाथ। तो एज अ कलर, नॉट अ कलर ब्लाइंड पर्सन, मेरे को पता है पहले ही मेरे पास राइट हाथ में था और ये लेफ्ट में हाथ में था, मैं बोलूंगा नहीं, तो बोलेगा हाँ सही है यार, दिस इज करेक्ट, राइट। फिर से मैंने पीछे लिया और अब मैंने हाथ में से चेंज कर दिया, ठीक है। अब काशिफ बताओ क्या मैंने चेंज किया या नहीं किया। द आंसर इज ही नोज कि मैंने चेंज किया है। अगेन आई एम करेक्ट, अगेन ही इज करेक्ट, राइट। फिर से करते रहूंगा, इवेंचुअली द कलर ब्लाइंड पर्सन विल कम टू नो दैट ये डिफरेंट कलर के हैं, इसीलिए ये प्रेडिक्ट कर पा रहा है दैट वेदर आई हैव चेंज हैंड्स और नॉट, राइट। एंड एज अ प्रूवर आई जस्ट वांटेड टू प्रूव दैट ये दोनों डिफरेंट कलर के हैं। ये मेरा मकसद था, ये नहीं बताना था कि रेड है और वाइट है। मेरे को बस ये प्रूव करना था कलर ब्लाइंड पर्सन को, ये डिफरेंट कलर के हैं। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड ही केम विद द रिजल्ट विदाउट नोइंग द कलर। दैट इज जीरो नॉलेज। गॉट इट, गॉट इट। वाह। ठीक है। पसीना निकल गया है बताने में। चलो। पसीना निकल गया, जो सुनने वाले हैं उनका भी पसीना निकल गया। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, आने वाले समय में जब ये लोग वीडियोस देखा करेंगे ना, तो लोग ये बोला करेंगे यार, ये मतलब ये क्या बना गए ये लोग। मतलब इसको ना इस तरीके से बोला करेंगे, यार ये क्या कर गए ये लोग। ये क्योंकि जैसे जैसे इकोसिस्टम बड़ा होगा, आप सोचो ना, अभी तो वेब 3 और क्रिप्टो का इकोसिस्टम ग्रो भी नहीं किया है, शुरू भी नहीं हुआ है। मैं तो ये मानता हूँ अभी शुरू भी नहीं हुआ है। आज से 5 साल बाद देख, सोचो जब लोग जीके रोलअप्स, जीके जीके टेक, इन सब चीजों टेक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद जब लोग इसको ढूंढेंगे कंटेंट को, तब उनको ये वीडियोस उनके सामने आएंगे और तब वो कहेंगे कि यार ये कितना वक्त से पहले इन लोगों ने ये वीडियोस बना दिए थे, और इसको किसी यूनिवर्सिटी में तो कोई पढ़ा नहीं रहा होगा। तब लोग वेब 3 की दुनिया के बैनर में ये चीजें देखेंगे तो थैंक यू बोलेंगे प्रणव तुम्हें और मुझे, और बोलेंगे कि यार धन्य हो गए हम। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बस यही मोटिव था आपको बताना कि जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी से प्रूफ कैसे बनते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये जी के प्रूफ होते हैं, तो ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरैक्टिव, ठीक है। ज्यादा नहीं घुसेंगे हम, पर अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रूफ कैसे बनता है, ठीक है। और कैसे जो प्रूवर है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, पर वेरीफायर को वो सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाली जो चीज है, जो उसको वेरीफाई करवानी है कि कलर्स डिफरेंट है कि नहीं, वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर एक इक्वेशन के थ्रू बता दिया जाता है, यूजिंग द प्रूफ दैट भैया ये लाइक ये दिस इज व्हाट इट इज एंड नाउ यू कैन बिलीव दैट दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम आते हैं। ये वाली बात तो हमें समझ आ गई, जीरो नॉलेज का क्यों नाम पड़ा। सेकेंड बात क्या है, दैट दिस इज नॉट एयर टाइट, ठीक है। दिस इज नॉट एयर टाइट प्रूफ। ये बड़े बड़े क्रिप्टोग्राफर अपनी लाइक मतलब बोलते हैं ना, नॉलेज बताने के लिए ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, पर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। व्हाट इज एयर टाइट प्रूफ? इसका मतलब ये है, इट इज नॉट एन एयर टाइट प्रूफ, ठीक है। इट इज नॉट एन एयर टाइट प्रूफ। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने बीसों बार जो काशिफ को मैं गेस कर रहा था, मैंने बीसों बार सही गेस कर लिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट इज 1 to the power 2 to the power -20, बट स्टिल देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आई एम स्टिल गेसिंग, है ना। दिस इज द प्रोबेबिलिटी बट इट स्टिल एग्जिस्ट, इट इज स्टिल अ नंबर। इट इज मे बी 0.00000001, बट स्टिल इट इज अ नंबर। इसका मतलब ये है कि रेड और ग्रीन, रेड और पिंक जो मैं प्रूफ कर रहा था, ऐसा हो सकता था कि मैं बार बार गेस कर रहा था और सही हो रहा था, है ना। सो दैट्स व्हाई देयर इज 1 in a million चांस दैट द जीरो नॉलेज प्रूफ इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज जो इक्वेशन उसके अंदर यूज करी जाती है, उसके अंदर मतलब जितने आप इटरेशन करोगे, अगर मैंने 20 की जगह 40 इटरेशन करे,
40 बार उस बंदे ने क्वेश्चन पूछा था, और चांस है कि आई कैन कम टू अ इवन मोर डिटर्मिनिस्टिक प्रूफ। आई कैन, और ज्यादा दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई डिफरेंट कलर के, ये गेस नहीं कर रहा है। अगर मैंने 2 बार ही किया होता बस, ठीक है, सिर्फ 2 बार किया होता ये इटरेशन, तो आप बहुत जल्दी बता सकते थे, है ना। आप मतलब चांसेस थे कि आपने 2 बार गेस किया और दोनों बार सही हो गया। पर क्या कोई 20 बार गेस कर सकता है? 100 में से 1 आदमी कर सकता है। क्या कोई 100 बार गेस कर सकता है? 1,000, 10,000 लोगों में से एक कोई गेस कर सकता है। क्या कोई 10,000 बार गेस कर सकता है? तो उसकी और प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ एयर टाइट प्रूफ। बट मैथमेटिक्स में हम हमेशा प्रिसीजन को प्रोबेबिलिटी से गिनते हैं, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तब आप सोच रहे हो इसका क्या काम है यार, दुनिया में काम है, देखो अभी आ रहा है। दिस इज व्हाट इज यूज्ड इन, काशिफ सोचा था कभी 11th में लेते हुए कि पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम इस उम्र में? मैंने भी कभी नहीं सोचा था। भाई मैं तो तुम्हें बता ही चुका हूँ, +1 में बहुत मेहनत करी थी तो 41 आए थे, +2 में उससे ज्यादा मेहनत करी तो मेरे भी सिमिलर हाल थे, ऑल्दो मैं लग तो नहीं रहा तुम्हारा, तुम्हारी बातों से लग तो नहीं रहा। मैंने मैंने मेरा भगवान कृपा से ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। बट जो भी है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है ना कि जब बच्चे पढ़ते हैं, मैं तो वो क्वेश्चन करते हैं कि यार क्या काम है, फालतू में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इट इज ओके। बट अगर कोई बता देता कि ये फ्यूचर में जीरो नॉलेज प्रूफ में काम आने वाला है, जिसमें तुम काम करने वाले हो जीके सिंह कंपनी में, तब मत रोना कि पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है हमारे मैथमेटिक्स के टीचर ने। तब हमें नहीं बताया कि ये प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ऑल द मैथमेटिक्स इज ऑलवेज यूज इन द यूनिवर्स। मैथमेटिक्स से ही दुनिया चलती है, मेरा तो ये मानना है। नवल रविकांत तो एक स्टेप और आगे जाके पता है बोलते हैं कि सोशल साइंसेज आर फेक साइंसेज, ओनली द मैथमेटिकल साइंसेज एंड कंप्यूटर बेस्ड साइंसेज आर रियल साइंसेज। और उसी से हम जो लाइक अनट्रूडन ट्रूथ है दुनिया के, उसको निकाल सकते हैं। और जीरो नॉलेज इज वन सच लाइक ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, जिसके ऊपर दुनिया काम कर रही है, और मैथमेटिक्स से ही हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ गए कि पहला क्या था बात, कि यू डोंट नीड इंफॉर्मेशन, है ना। दूसरी और सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी दैट इट इज नॉट एयर टाइट। देर इज अ चांस दैट वन इन अ बिलियन person is able to guess it 1,000 times the correct thing, right? दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, वो हमें लेके चलनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने बोला, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम चलते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी ये सच होगा, राइट, एंड वी गो अहेड। सो ये एयर टाइट नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड बात। और थर्ड बात क्या है जिससे हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, एक होते हैं इंटरैक्टिव प्रूफ, ठीक है। इंटरैक्टिव प्रूफ, मैं इसको टाइप कर देता हूँ, अरे शिट। एक होते हैं रबर, एक होते हैं इंटरैक्टिव प्रूफ, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन इंटरैक्टिव प्रूफ, ठीक है। प्रूफ, टाइप्स ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जीके के अंदर हम टाइप्स के ऊपर आ गए। जो कमर्शियल वर्ल्ड में यूज होता है वो होता है नॉन इंटरैक्टिव प्रूफ, यानी स्टार्क, स्नार्क, ठीक है, थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है इंटरैक्टिव प्रूफ और एक होता है नॉन इंटरैक्टिव प्रूफ। जो इंटरैक्टिव प्रूफ होता है उसके अंदर प्रूफ इज स्पेसिफिक टू वन पर्सन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने सपोज एज अ प्रूवर, एक आदमी जो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड वन को वो एक्सपेरिमेंट करके, जो ये लाइक हाथ छिपाने वाला ये वो करके बता दिया कि मेरे पास डिफरेंट बॉल है, ठीक है। बट अगर कलर ब्लाइंड टू के पास जाऊंगा, उसके साथ भी पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आई हैव टू डू द होल इटरेशन वंस अगेन, एंड दैट इज नॉट वेरी कंप्यूटेशनली लाइट, ठीक है। ऐसा मान लो आप कि अगर आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्टेट अपना चेंज कर दिया इथीरियम के ऊपर,
एक वेरीफायर आया जिसको प्रूफ करना है, उसको तो हमने हमारी इक्वेशन करके कर दी, पर दूसरा वेरीफायर आया, उसके साथ भी सारे के सारे 1000 इक्वेशन और 1000 कंप्यूटेशन करने पड़ते। तो जीके प्रूव्स जीरो नॉलेज ऑप्टिमिस्टिक रोलअप से भी ज्यादा इनएफिशिएंट होता। ठीक है, अगर इंटरैक्टिव प्रूफ्स होते तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, कि इंटरैक्टिव प्रूफ क्या होता है, दैट यू हैव टू प्रूफ ऑल द टाइम, ये जनरलाइज प्रूफ नहीं देता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी आदमी है जिसको भी प्रूफ करना है उसको बार बार कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, उसके साथ बार बार प्रूवर को कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली दे विल कम टू नो दैट दिस इज करेक्ट और रॉन्ग। नॉन इंटरैक्टिव प्रूफ क्या होते हैं, विच आर करंटली यूज्ड इन द जीरो नॉलेज जीके सिंक जीके, ये जो स्टारकवेयर है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, दे आर द वंस जिसके अंदर एक बार प्रूफ जनरेट हो गया, एक बार प्रूफ जनरेट हो गया तो उसके बाद जरूरत ही, लाइक वो बोलते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सल प्रूफ, किसी को भी दे दो। सपोज एक प्रूफ जनरेट हो जाता कि ये बॉल्स डिफरेंट कलर की हैं, उसके बाद इसको दो, या सेकंड कलर ब्लाइंड बंदे को दो, थर्ड को दो, फोर्थ को दो, कोई मतलब नहीं है। इट इज ट्रू एंड इट विल ऑलवेज रिमेन ट्रू, राइट? दैट इज नॉन इंटरैक्टिव प्रूफ। और उसको प्रूफ उसको उसके लिए देर आर करंटली टू टेक्नोलॉजीज जो ये वाला प्रूफ जनरेट करती हैं इन द ब्लॉकचेन वर्ल्ड। द फर्स्ट इज जीके स्नार्क। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नार्क, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जीरो नॉलेज प्रूविंग टेक्निक्स। ठीक है, ऐसा मान लो आप कि ये 1980s में जीके स्नार्क के बारे में दुनिया को पता चला था एक पेपर के थ्रू, बट करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जीके सिंक वालों ने इसको पहली बार करके देखा। मैं तो यही मानता हूँ, और भी लोग क्लेम करते हैं, बट जीके सिंक वाले जीके स्नार्क की मदद से प्रूफ जनरेट करते हैं। आगे भी पढ़ेंगे जीके सिंक के बारे में, तब और डिस्कस कर लेंगे, बट अभी समझ लो जीके स्नार्क। ठीक है, दैट इज वन फॉर्म ऑफ जीरो नॉलेज प्रूफ। दूसरा जीके स्टार्क। स्टार्क ये भी एक तरह का तरीका है जिससे हम एक नॉन इंटरैक्टिव जीरो नॉलेज प्रूफ जनरेट कर सकते हैं, है ना? एंड दिस इज वेरी वेरी न्यू। आप बोलो, आप समझो एक 1980s में बना है और एक 2019 में बना है स्टारकवेयर कंपनी ने। स्नार्क के अंदर कुछ चेंजेस करके उनने एक फास्टर प्रूफ मैकेनिज्म निकाला है जिसको बोलते हैं जीके स्टार्क। समझ गए? सो दीज आर नॉन इंटरैक्टिव प्रूफ। एक जनरलाइज्ड यूनिवर्सल प्रूफ जनरेट होता है, किसी को भी वेरीफाई करना है उसको बस प्रूफ दे दो, वो देख के समझ जाएगा कि ये सही है, उसको बार बार कंप्यूटेशन नहीं करना पड़ेगा। दैट इज जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी फॉर यू। ठीक है, तो सारी चीजें जो हमने पढ़ी है छोटे से मैं रिकैप कर लेता हूं मैं, उसके बाद काशिफ का एक और बयान ले लेंगे। मेन बात, प्रूवर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, वेरीफायर को इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। प्रूफ देख के डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटेशन या एक्टिविटीज करके आप बता सकते हो कि जो मेरे पास है वो सच है। फर्स्ट। सेकंड, इट इज नॉट एयर टाइट, यानी हो सकता है 1 in a billion कि वो गलत निकले, और चांसेस बहुत 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 कम है। एंड द वर्ल्ड वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैथमेटिकली। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो चीजें होती हैं, इंटरैक्टिव प्रूफ्स जो कि इंडस्ट्रियली लोग यूज नहीं करते हैं, और नॉन इंटरैक्टिव प्रूफ जो हम ब्लॉकचेन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, नॉन इंटरैक्टिव प्रूफ के अंदर क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया, दैट नॉन इंटरैक्टिव प्रूफ के दो तरीके हैं, जीके स्नार्क और जीके स्टार्क। इसमें क्या होता है, प्रूफ जनरेट हो जाता है, यूनिवर्सल प्रूफ, जिसको आप किसी को भी वेरीफाई करना है उसको दे दो, देख के बता सकता है वेदर द प्रूफ इज करेक्ट और रॉन्ग। बहुत हैवी सब्जेक्ट है ये, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा बोर होंगे, बट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड एज यू गो अलोंग। 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आई थिंक यू विल बी गुड टू टेक द नेक्स्ट, जो हम बोलते हैं ना नेक्स्ट बड़ा घमासान जीके के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है ना, जब टफ चीजें पढ़नी है तो थोड़ी तो मेहनत आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी बना सकूं, पर थोड़ा सा आपको भी अटेंशन स्पैन आपका ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं, जो हम जीके टेक पढ़ने वाले हैं, ये कैसे इसको यूज करके जीके सिंक ने बनाई है अपनी चीज, कैसे स्टारकवेयर ने बनाई है अपनी चीज स्टार्क, जीके स्टार्क को यूज करके, वो समझ पाओगे अगर आज का कॉन्सेप्ट समझ आया तो। काशिफ। आप सब लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं प्रणव का कोच हूँ और प्रणव का प्रोफेसर हूँ,
प्रणव ने आपकी क्लास ली, अब मैं आपकी क्लास लूं, क्योंकि मुझे जैसे सब समझ में आ गया। अरे भाई, मैं भी इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी सर के ऊपर से चीजें निकलती है, और मैं हर वक्त, हर बार, जरूरी नहीं है कि चीजों को एक्सप्लेन करने, मतलब हर बार कर पाऊं। लेकिन एक चीज समझ में आ गई है। देखिए, मैं आपको इस तरीके से इसको, आप बात को समझिए कि आपको बहुत ज्यादा चीजों को टेक्निकल समझने की जरूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप कोई टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, या आप इंजीनियर बैकग्राउंड के हैं, या आप वेब3 के अंदर लिटरली कोई करियर बनाना चाहते हो और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडर है, और आप एक ऐसे शख्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीज इवैल्यूएट करना चाहता है, जैसे कि वो समझना चाहता है कि क्या मुझे फ्यूचर में लेयर 2 सॉल्यूशंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे, जो पॉलीगॉन ये कहता है कि वो जीके स्नार्क को यूज करेगा, और अपने मेजॉरिटी ऑफ एफर्ट जो है वो जीके स्नार्क पे लगाएगा, या जीके स्नार्क से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स उनको बाय कर रहा है, या अपने उन्होंने साथ बोला उन्होंने बोला जीरो नॉलेज इज द फ्यूचर। अब जीरो इसके नॉलेज। अंदर स्टार्क हो, स्नार्क हो, जितनी टेक्नोलॉजीज हो, जो जो बन रहा है सबको हम करेंगे। दे नो जीरो नॉलेज इज द फ्यूचर बिकॉज ऑफ अ रीजन। बट फोर कौन सा फोर फ्यूचर हंड्रेड है? 450 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने भी फंडिंग उठाई है। आधा बिलियन, मतलब आधा बिलियन की फंडिंग उठाई है। जानते हैं क्यों? जी के स्नार्क पे काम करने के लिए, अपने आप के को वर्ड्स और पे। जी के वर्ड्स पे काम करने के लिए, जी के स्नार्क नहीं, जी के वर्ड्स पे, मतलब जी के रोलअप्स के ऊपर जो है वो काम करने के लिए कर रहे हैं। आपको जब ये कोई कहता है कि पॉलीगॉन अच्छा है, तो वो आपको, अब आपको ये समझ में आएगा, हाँ, वो जी के वर्स पे काम कर रहा है, आधा बिलियन की उसने फंडिंग रेज करी है, और जी के वर्स मैंने वेब3 की दुनिया पे देखा था, फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि जी के वर्स क्या करता है? अच्छा हाँ, वो वेरीफायर प्रूफ वहां पे, ओके, अच्छा हाँ, आपको ये चीजें रिकॉल होती है, तब तब आप कहते हो यार ओके। अब आप एक चीज को समझो कि बेसिकली जीके कर क्या रहा है, टेक्नोलॉजी को समझो। देखिए, इथेरियम के ऊपर जनता आ रही है, वहां पे चीजें बिल्ट हो रही हैं, वहां पे जब इतनी सारी ट्रांजैक्शंस का लोड लेने का इथेरियम के ऊपर जगह ही नहीं बची, लिमिटेड ब्लॉक स्पेस है, वहां पे इतनी सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इतनी सारा अगर वहां पे डेटा अगर आएगा, तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस की ट्रांजैक्शन फीस हो रही है, गैस फीस लग रही है, तो इसलिए सारा का सारा जो ट्रांजैक्शंस का जो लोड है, उसे उठा के अलग लेयर 2 पे ले जाया जा रहा है, राइट? अब वो लेयर 2 को उतना ही सिक्योर बनाना है, उतना ही कामगर करना है, उतना ही अच्छा करना है, जितना कि लेयर 1 पे कुछ कुछ समझौता नहीं करना है, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ कि वो सिस्टम क्रैश ना कर जाए। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और जीके एक ऐसा एक्सपेरिमेंट्स जितने भी हो रहे हैं, उनके अंदर में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक, सबसे ज्यादा फूल प्रूफ सिस्टम नजर आ रहा है। यहां तक कि बिटकॉइन को लेके भी मंथन हो रहा है कि क्या बिटकॉइन को भी स्केलेबल बनाया जा सकता है फ्यूचर में। क्या प्रणव, कैन यू शेयर दैट ट्वीट इफ यू हैव दैट ट्वीट विद यू? हाँ, मैं 2 मिनट निकालता हूँ मैं वो सोचो, हाँ ट्वीट कोई को। बात नहीं। तो आप सोचो कि जी, अब ये चर्चाएं होने लगी है कि क्या इस टेक्नोलॉजी के को लेके जी के वर्ड्स के ऊपर क्या बिटकॉइन को भी स्केलेबल बनाया जा सकता है। वो कैसे? कि बिटकॉइन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, राइट, एक तो आपका लाइटनिंग नेटवर्क से, तो आपका स्पीड पे आपने आपने उसकी लाइटनिंग स्पीड कर ली, आपने फास्ट ट्रांजैक्शन कर ली और सस्ती कर ली। लेकिन जो, क्या बिटकॉइन को जीके वर्स क्या हेल्प कर सकता है स्केलेबल करने के लिए? जैसे स्टार्कवेयर ही कि ये कर रहा देखिए, है। स्टार्कवेयर ने इथीरियम को स्केल किया था ये यूजिंग देखिए, जीके स्टार्क। वो ही बिटकॉइन को भी स्केल करने के लिए एक फेलोशिप ला रहे हैं। आप ये देखिए, आप यहां पे देखिए, ये एलेक्स ग्लैडस्टीन है, उसने एक ट्वीट किया, उसमें थ्रेड है पूरा, जिसमें कुड जीके रोल अप वन डे हेल्प बिटकॉइन विद स्केलिंग और प्रिवेसी।
अगर आप थ्रेड में जाएंगे, इफ यू कैन जस्ट गो इन थ्रेड, कौन सा पार्ट पढ़ना है आपको? पार्ट मत पढ़िए, मतलब बेसिकली आप ये थ्रेड को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो बेसिकली फ्रॉम दिस थ्रेड यू कैन सी दैट इवन द बिटकॉइनर्स, जो बिटकॉइन के जो मैक्सिमलिस्ट हैं, इवन दे आर थिंकिंग कि मे बी जीके रोलअप कुड प्रूव टू बी दी futuristic technology where even it can help in scaling the Bitcoin as well. So all in all, basically अगर आप एक ट्रेडर है, आप एक आपको ये फीलिंग आ सकती है कि यार इट इज वे टू टेक्निकल, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये मैं थोड़ा, मेरे लिए बहुत टेक्निकल हो रहा है, ये किसी सबके लिए है ये। आप इसमें मेहनत करिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, तभी आप इसको ढंग से समझ पाएंगे। राइट, मैं जैसा कि हर गया कि क्रिप्टो इज नॉट एन एसेट, इट इज द फ्यूल टू इंसेंटिवाइज द रिसर्च डन टू क्रिएट द नेक्स्ट इंटरनेट। इट इज द फ्यूल टू रन द नेक्स्ट इंटरनेट। हम नेक्स्ट इंटरनेट अमेजोन को रन करने नहीं देंगे एडब्ल्यूएस के ऊपर। हम नेक्स्ट इंटरनेट नोड ऑपरेटर्स को इंडिविजुअली रन करने देंगे और उनको इंसेंटिवाइज करेंगे क्रिप्टो की मदद से। तो समझिए क्रिप्टो इज नॉट अ खेल, गेम करके इधर उधर बस अमीरी गरीबी नहीं है वो। इट इज द नेक्स्ट इंटरनेट, राइट? और वो वेब थ्री है। क्रिप्टो इज जस्ट वन पार्ट इन मेकिंग वेब थ्री हैपन। जब आप वेब थ्री समझोगे, जब आप स्केलिंग समझोगे, जब आप ये जो हम नेक्स्ट इंटरनेट का फेस बता रहे हैं कैसे बन रहा है वो, उसके बारे में समझोगे, तभी आप एक सही एसेट के ऊपर दाव लगा पाओगे, है ना? क्योंकि कितनी बार ऐसा होगा कि बोलते हैं ना वो लाइक अच्छी, बहुत अच्छा कोई चीज है, उसके अंदर कुछ कुछ लाइक खराब चीजें भी आ जाती हैं। तो कोई अगर जीके रोलअप्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसी जीके रोलअप का नाम लेके कोई लाइक एक स्कैमी प्रोजेक्ट बना के क्रिप्टो लॉन्च करके 10 दिन में रख पूल भी कर सकता है, राइट? और आप कहाँ 100x का सोच रहे थे? बिकॉज आई नो, बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड यू आर नॉट एबल टू मेक इट। ओनली इफ यू अंडरस्टैंड दिस, जब आप डेप्थ में जा सकोगे, वो प्रोजेक्ट वालों से सही क्वेश्चन पूछ सकोगे, is when you will be able to get the leverage। आप अलग हो सकते हो from different crypto trader। you can have your क्या बोलते हैं उसे, your strong point, your leverage from other people in the crypto world and identify right products at the right time। राइट। मैंने बहुत साल पहले, मैंने बहुत दिन पहले, जब मैं और काशिफ एक न्यूज कर रहे थे, तो हमने एक कॉइन मार्केट कैप का स्नैपशॉट शेयर किया था 10 साल का, 2012 से लेके 2022 तक का। टॉप 10 प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन इन क्रिप्टो, ठीक है? टॉप 10 प्रोजेक्ट्स बाय मार्केट कैप। तो बिटकॉइन वाज ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है? उसके बाद देयर वाज दिस बिटकॉइन कैश जो नीचे आता था, और फिर इथीरियम नीचे, और जब लॉन्च हुआ तब वो आने लग गया। धीरे धीरे इथेरियम ने अपनी पोजीशन बनाई, बिटकॉइन हमेशा ऊपर रहा, बाकी सारे प्रोजेक्ट चेंज होते गए। क्यों? दे बिकॉज दे वर नॉट डूइंग फंडामेंटली करेक्ट थिंग्स that are required to make internet happen, the next internet, the next digital gold, digital money, digital internet happen। and that's why they skimmed off while these two remained at top। and there were many projects जो नीचे से ऊपर आ गए। चेनलिंक 2017 के अंदर आईईओ हुआ था उसका। जब आपने स्कैमी प्रोजेक्ट्स का आईईओ खरीदा था, किसी ने चेनलिंक का भी आईईओ खरीदा था, और उसी आईईओ से, उसी ओरेकल बेस्ड टेक्नोलॉजी को उसने समझ के, टीम को समझ के, टेक्नोलॉजी को समझ के, सही काम समझ के पैसा लगाया था। और अब वो पक्का से रिटायर्ड होगा। जब $0.01 पे आप $10,000 का भी अगर चेन लिंक लेते हो, तो अभी तो $100 का है वो। दिस इज व्हाट वी वांट टू टॉक टू यू अबाउट। क्या है, एब्सोल्युटली। मतलब जब आपको ये
नॉलेज हो जाएगी कि यार ये टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं, तो ये टेक्नोलॉजी को कई सारे प्रोजेक्ट्स अपना बेस बनाएंगे, अपने इसको बेस पे इसके ऊपर काम करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा अच्छा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है कि नहीं है, क्योंकि ये किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। अब जब आपने वेब3 के लेयर्स को समझ लिया, वेब3 की दुनिया का पर्पस क्या है, कि जो वेब3 की जो लेयर सॉल्यूशंस है, ये जो लेयर्स हैं जिसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, बिल्डिंग तैयार हो रही है, प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी उसका बेस है। तो आपने जब बेस को समझ लिया, अब इसके ऊपर जो अलग अलग लेयर्स बन रहे हैं उनको समझना आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोग्राम। और इसीलिए मैं जानता हूं कि आप लोग आज भी, काफी सारे लोग वो कॉइन्स और सस्ता कॉइन्स और इन कॉइन्स के कंटेंट को लंबा देखते हैं, मजा आता है, एंड फॉर सम रीजन कोई इशू भी नहीं है यार, आप अपना टाइम है आपका, आप जैसा भी उसको करना चाहो। लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि सही जगह पे अगर हम वक्त को लगाएं, सही कंटेंट को देखें और इंफॉर्मेशन को लें, तो हम लोग बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। वरना सीरियसली हम लाइफ में सिर्फ हाथ पैर मारते रहेंगे, इस कॉइन से उस कॉइन में शिफ्ट होते रहेंगे, ट्रेडिंग करते रहेंगे, लॉसेस करते रहेंगे, और फिर क्रिप्टो को गाली देंगे और बोलेंगे ये साले क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, इनकी वजह से मेरा पैसा चला गया। क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स को गाली देंगे, अपने आप को कभी कुछ नहीं कहोगे। हाँ, तुम्हें तो कुछ कह ही नहीं सकते, तुम्हें तो वो परमवीर चक्र मिल जाना चाहिए कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, सीखा कुछ नहीं, बस क्रिप्टो ट्रेडिंग। अरे काहे की ट्रेडिंग कर रहे थे यार, क्या, अरे कोई बेस नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, ट्रेडिंग कर रहे, काहे की ट्रेडिंग कर रहे हो? अरे ट्रेडिंग कर रहे, अरे तुम सट्टा खेल रहे हो, ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहे हो। लोग सही कहते हैं कि क्रिप्टो सट्टा है, पता है क्यों? उनके लिए सट्टा है जिनको पता कुछ नहीं है और फिर भी कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे टेक्नोलॉजी को समझो, प्रोजेक्ट्स को समझो, उसके बेस को समझो। वेब3 की दुनिया सिर्फ आपके लिए टेक्निकल नहीं है, आपके लिए एक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिया है। और जो लोग वेब3 की दुनिया देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिंदगी में नुकसान नहीं खाएंगे। लॉन्ग रन में ये कम्युनिटी जो है, वेब3 की दुनिया की जो कम्युनिटी है, ये दुनिया की सबसे मोस्ट इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी होगी आने वाले टाइम में। इमेजिन करिए कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसके अंदर जो व्हाट्सएप है, क्या व्हाट्सएप इतनी सक्सेसफुल एप्लीकेशन बन पाती अगर उसके अंदर नोटिफिकेशन ना होती? अगर आपको अलर्ट ही नहीं मिलता तो क्या व्हाट्सएप इतना बड़ा हो पाता? वेब2 जिसके अंदर जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो इतनी बड़ी इसीलिए हो पाई क्योंकि उनके अंदर वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफाई करते रहे, आपको नोटिफिकेशन भेजते रहे। वेब3 के अंदर सिमिलरली जब एप्लीकेशंस, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, जब उनको यूजर्स जब उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, यूज करेंगे, उनके अंदर जो नोटिफिकेशन का काम करेगा वो है इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, जिसका टोकन टिकर है पुश। बेसिकली अगर वेब3 को ग्रो करना है, जिस तरीके से वेब2 इतना बड़ा हुआ, वैसे ही अगर वेब3 जब इतना बड़ा होगा तो उसके अंदर नोटिफिकेशंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसीलिए इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस जो है वो वेब3 का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर टूल है और वेब3 की दुनिया का पार्टनर भी है। तो डू विजिट इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस।